नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी एनिशेंट इंडिया की क्लास, और एनिशेंट इंडिया में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सम्राट अशोक। टॉपिक चल रहा है हमारा मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर में हमने सबसे पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर पढ़ा बिंदुसार को, और आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक प्राचीन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और सबसे पहले आप जानिए ये कब से कब तक गद्दी पे रहे, तो 273 से लेकर 236 या 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहे हैं सम्राट अशोक। अशोक के बारे में जो सबसे पहली चीज़ है वो है उसकी उपाधि। अशोक के बहुत सारी उपाधियां थी जो अशोक ने धारण की, या बहुत सारे इनके नाम थे जो एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले उन्हीं की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी उपाधियां कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहली उपाधि है अशोक वर्धन। ये कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। फिर उपाधि है इसकी बुद्ध शाक्य। बुद्ध शाक्य कहाँ कहा गया है? मास्की अभिलेख में, ध्यान रखना, ठीक है। मास्की अभिलेख आगे हम देखेंगे अशोक के अभिलेखों में, तब ये समझ में आएगा आपको। मगध का राजा अशोक ने स्वयं को कहाँ कहा है? भाभरू लेख में कहा है, ध्यान रखना। महाराज कुमार किस में कहा है? पान गुलरिया अभिलेख में कहा है। प्रियदर्शी राजा या प्रियदर्शी राजा किस में कहा है? बराबर लेख में कहा है। और अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में आया है? ये देखिए, इन सभी में आया है। मास्की में आया है, गुर्जरा में आया है, नेतुर में आया है, उडेगोलन में आया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था, ध्यान रखना। सबसे पहले मास्की लेख में देवानाम प्रियदर्शी अशोक, और गुर्जरा लेख में देवानाम प्रियदर्शनो अशोक राजस, इन उपाधियों का उल्लेख इसमें मिलता है। देवानाम प्रियदर्शी, ये उपाधि इसकी मिलती है रुम्मनदेही, ठीक है, निग्गलिवा, रूपधार तथा गिरनार लेखों में। प्रियदर्शी की उपाधि का मेंशन इसने किया है बैराट अभिलेख यानी भाभरू अभिलेख में, तथा कांधार एवं दीपवंश में, कांधार अभिलेख में एवं दीपवंश नामक किताब में। केवल देवानाम प्रिय उपाधि कहाँ मिलती है? 12वें तथा 13वें शिलालेख में मिलती है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा किसने? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टिफेन सेलर ने खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी तथा एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। तो दो चीज़ें याद रखनी है, खोजा किसने? टिफेन थेलर, और सबसे पहले पढ़ा किसने? तो सबसे पहले पढ़ा है इसको जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया। धौली एवं गिरनार लेख को पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। 1840 में नॉरिस ने पहली बार शहबाजगढ़ी के लेख को पढ़ा। 1840 ईस्वी में किट्टो ने भाबरू अभिलेख को पंडित कमलाकांत की सहायता से पढ़ा था। भाबरू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। ये महत्वपूर्ण बात है। त्रिरत्न यानी बौद्धों की जो त्रिरत्न है, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। चापड़ ही वह एकमात्र अभिलेख लेखक हैं जिसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी, जाटिंग रामेश्वरम, सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख में मिलता है। प्रथम शिलालेख गिरनार संकरण तथा 13वां शिलालेख शहबाजगढ़ी संकरण कहलाता है। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में मिले हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ साथ कुल 4 लिपियां, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट और रह गया। अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख और अंत में 6 स्तंभ लेखों को निर्गत किया है, यानी उनको बनवाया। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अशोक के शिलालेखों की भाषा है प्राकृत।
प्राकृत से आपको याद आना चाहिए कि महावीर स्वामी भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिया करते थे, ठीक है। और कुल 4 लिपियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है इन लेखों को लिखने में, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेक और यूनानी, ठीक है। अशोक के स्तंभलेख तथा गुहालेखों में केवल ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। लगमान तथा तक्षशिला अभिलेख में अरामेक लिपि का प्रयोग हुआ है। कांधार का शरेकुना अभिलेख में यूनानी तथा अरामेक लिपियों का एक साथ प्रयोग हुआ है। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अशोक से ही जुड़ी है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। चलिए, अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था। परंपरा के अनुसार, जैसा कि महावामसा और दीपवामसा में उल्लेख किया गया है कि उसके भतीजे निग्रोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। उसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर पहुंचा, ये बात बिल्कुल सही है। उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को सीलोन श्रीलंका भेजा, जिससे वहां वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में हुआ है। अशोक का सोहगोरा नामक प्राचीनतम ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख है, जिसमें अकाल से राहत के प्रयासों का उल्लेख किया है, ठीक है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में रोमिला थापर ने अपना समर्थन व्यक्त किया था। इसका मतलब क्या है ये समझो। तो रोमिला थापर का कहना यह है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके पतन का सबसे बड़ा कारण है अशोक की नीतियां। जैसे अशोक ने क्या किया, सेना को पूरी तरीके से जो है एक तरीके से मान के चलिए निष्क्रिय सा ही कर दिया, क्योंकि अशोक ने अपने जीवन में केवल एक युद्ध किया 261 ईसा पूर्व में, जिसे हम कलिंग युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में अशोक ने देखा कि बहुत मारकाट मच गई है ना, बहुत ज़्यादा ही मारकाट मच गई। और इन सब चीज़ों को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए या घायल हो गए, तो इन चीज़ों से उसका मन परिवर्तित हो गया। उसने तय किया कि वह हिंसा का रास्ता त्याग देगा। लेकिन साथियों, एक राजा के लिए हिंसा का रास्ता त्याग देना एक उचित फैसला नहीं है, क्योंकि सत्ता की स्थापना ही साथियों तलवार के बल पर होती है, डर के बल पर होती है। तो अगर एक राजा ही सत्ता को प्राप्त करने के लिए या सत्ता को चलाने के लिए हथियारों का त्याग कर देगा, हिंसा का त्याग कर देगा, तो वो राज्य लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उसी का परिणाम ये रहा कि अशोक की जो नीतियाँ थीं उन्होंने मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। वहीं आप देखें कि अशोक के जो दादाजी हैं जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य को बनाया है, वो केवल हिंसा और हथियारों के बल पर ही तो बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन अशोक ने इस नीति का त्याग कर दिया, जिसके कारण से अशोक की मृत्यु के बाद ही विद्रोह होने लगे और अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक का एक प्रमुख योगदान कहा जा सकता है, और वो थी अशोक की नीतियां, जो कि पूरी तरह अहिंसावादी थी। एक राजा को अहिंसा को अपनाना एक उचित फैसला नहीं होता है इतिहास को देखते हुए, ठीक है। तो इसी वजह से रोमिला थापर इनकी आलोचना करती हैं कि मौर्यों के पतन में अशोक की नीतियों का प्रमुख योगदान है। तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो अशोक का युद्ध है, जो कलिंग युद्ध है, और उसके धर्म परिवर्तन की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।